नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,000 से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सभा संबोधित किया और इसी मौके पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिम्मत रखने को भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी देश का एक अदृश्य दुश्मन है जो बहरूपिया भी है। इससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हार न मानने वाला देश है और मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस महामारी का डट कर सामना करेगा। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज खबर की अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाली मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेकर बेतुका बयान दिया है। दरअसल पर्यटन मंत्री ने कहा कि नकली रेमडेसिविर लगने के बाद भी लोगों की जान बच रही है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं असली रेमडेसिविर टोसी की हाई डोज देने के कारण लोगों की मौत तो नहीं हो रही। बता दें, उषा ठाकुर से इंदौर में पत्रकारों ने सवाल किया कि नकली रेमडेसिविर के चलते कई लोगों की जान चली गई, तो उषा ठाकुर ने कहा ऐसा गलत है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बजाय असली रेमडेसिविर इंजेक्शन ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसी इंजेक्शन की हाई डोज के चलते तो मरीजों की मौत नहीं हो रही। पर्यटन मंत्री ने कहा हाई डोज बहुत तकलीफ दे रही है और अब तक 1.5 दर्जन के करीब ऐसी मौतें देख चुकी हूं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद ही हुई हैं। उन्होंने अपने परिचित किसान संघ के नेता मोहन पांडे का उदाहरण देते हुए कहा कि मोहन की रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसी लगे बावजूद इसके उनकी जान नहीं बची। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे लेकिन वे ठीक हो गए। रुक करेंगे अगली खबर का। मालेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मालेरकोटला का जिला घोषित करने के साथ ही शुक्रवार को इस नए जिले के लिए नई
डीसी की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया। कैप्टन ने मालरेकोटल वासियों के लिए उपहार की घोषणा करते हुए कहा कि शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मालेरकोटल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए एक और कॉलेज स्थापित किया जाएगा। एक बस स्टैंड, एक महिला थाना भी बनेगा जिसे सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाएंगी। मालेरकोटला पंजाब का एकमात्र मुस्लिम एरिया है। मालेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने सरहिंद के सूबेदार का विरोध करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके चलते पंजाब के इतिहास में उनका एक सम्मानित स्थान है। इससे पहले जनवरी में सरकार ने मालेरकोटला में मुबारक मंजिल पैलेस के अधिग्रहण, संरक्षण और उपयोग की स्वीकृति दी थी। बेगम मुनव्वर उल निशा ने प्रदेश सरकार को लिखा था कि मुबारक मंजिल पैलेस मालेरकोटला की वह इकलौती मालिक है और वह इस संपत्ति को देश, पर्यटन व सांस्कृतिक मामले विभाग सहित किसी भी व्यक्ति को देने के पूरे अधिकार रखती है। कोरोना का असर शिक्षा पर भी दिखाई दे रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति में समीक्षा कर रहा और बोर्ड परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा अगले 2 सप्ताह के भीतर बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जा सकती है। इसे लेकर समीक्षा की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के रद्द होने की संभावना है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की संभावना है। सीबीएसई स्थिति की समीक्षा करेगा और संभवतः 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तैयार की जाएगी। बोर्ड के ही एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस पर सहमति जताई है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति बेहद खराब है और ऐसे में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जून में समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी भी वक्त परीक्षा का आयोजन हो सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 10वीं कक्षा के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से 20 जून तक 10वीं कक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई निर्णय जारी नहीं किया गया है। बात करेंगे यमुनोत्री धाम की। आय तृतीया के पावन पर्व यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए। धाम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा करवाई गई। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राजस्वरूप उनियाल एवं सचिव सुरेश उनियाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह मां यमुना की उत्सव मूर्ति का डोली यात्रा के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। मां यमुना के भाई शमशेर देवता की डोली भी उन्हें विदा करने यमुनोत्री तक गई। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए इस बार कपाट उद्घाटन में पुजारी, तीर्थ पुरोहित एवं पलगीर समेत कुल 25 लोग शामिल हुए। इन सभी लोगों की कोरोना जांच कराई गई। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत इस बार 4 धाम यात्रा पर यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। रमजान के पाक महीने के बाद ईद उल फितर पर नमाज अता की गई, जिसमें हमेशा की तरह हजारों लोगों ने एक साथ नहीं बल्कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 11 लोगों से कम लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और अपने वतन हिंदुस्तान और पूरे आवाम की शांति, सौहार्द और अपने भाईचारे के लिए दुआ मांगी। ईद पर मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। लोगों को अपनी मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस अवसर पर नमाज अता करवा रहे मौलवी ने बताया कि ईद रमज़ान के पाक महीने को पूरा करने के बाद मनाई जाती है। इस दिन पहले मस्जिद में सभी लोग खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते मात्र 8 से 10 लोगों ने ही मस्जिद में नमाज अदा की है, जिसके लिए पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इससे ज़्यादा व्यक्ति मस्जिद में नहीं आ सकते, जिसको लेकर लोगों ने बखूबी समझा और अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। 8 लोगों ने नमाज पढ़ी है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पढ़ी है। और हमने पहले ही बोर्ड लगा दिया था अपनी मस्जिद को और ऐलान कर दिया था कि जहाँ ज़्यादा आदमी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए बार बार हम समझाते भी रहे लोगों को। आज भी काफ़ी लोग आए थे, उनको समझा दिया था कि यहाँ नमाज नहीं होगी, अपने अपने घर पढ़ें।
क्योंकि ये बीमारी ऐसी लगी हुई है कि सही रहेंगे, सलामत रहेंगे तो नमाज आगे भी पढ़ लेंगे। तो इससे जितना बचाव किया जाए उतना बचाव किया जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मौलाना ने हम 8 लोगों को नमाज यहाँ पढ़ाई है केवल, बाकी जिस लोगों ने अपने अपने घर नमाज पढ़ी। तो हमने कमेटी का सदस्य होते हुए, प्रधान होते हुए दिया था कि जुमा और ईदैन अपने घरों पे पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अपने घरों पे पढ़ें। तो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से उस कानून को फॉलो किया है और अपने इमाम की बात को माना है। तो हमें आज खुशी हुई है कि हमारे प्रधान, मस्जिद कमेटी के प्रधान शेर खान मलिक और इनने जो सहयोग किया है, जो इनने लोगों से बार बार अपील की है, लोगों को समझाया है, मस्जिद में किसी भी आदमी को नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं कि 8 से 7 आदमी, उसमें ज़्यादातर स्टाफ है, यहाँ नमाज पढ़ रहा है। तो जितनी भीड़ के लोग थे जो मतलब आने थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके उन लोगों को हमने पहले रोक दिया। हम पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आ गया, करीब 6 बजे। तो उनके आने की वजह से और हमको ये सहयोग मिला। अगर उस प्रशासन की वजह से जो भीड़ के कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे। चलिए रुक करेंगे पलवल का। पलवल में फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब वह अपने दोस्त के बुलाने पर उसे मिलने होटल पहुंच गई, जहां से पीड़िता का अपहरण कर 25 लोगों ने मिलकर रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की तबियत खराब होने पर आरोपियों से कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गई। हसनपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद व 20-22 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला थाना भी खुला हुआ है। बावजूद इसके महिलाओं के प्रति घिनौने अपराध कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र गांव रामगढ़ का है, जहां पर एक युवती को होटल से अपहरण करके लाया गया और 25 लोगों ने मिलकर पीड़िता के साथ बारी बारी रेप किया। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि एक युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके दोस्त रामगढ़ निवासी सागर ने 3 मई को उसे शादी के लिए अपने परिजनों से मिलने के लिए होटल बुलाया, तो वह होटल आ गई। होटल से सागर उसे घर ले जाने की बजाय रामगढ़ गांव के निकट जंगल में एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसका भाई समुद्र व 20-22 युवक और पहुंच गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उक्त युवक उसे वहां से जबरन जंगल में ले गए और सभी ने पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद सुबह होने पर उसे गाँव के निकट आकाश कबाड़ी के यहाँ ले जाया गया, जहाँ पर आकाश व उसके 5-6 दोस्तों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसके बाद वह चलने की स्थिति में नहीं रही तो सागर व उसके 3 दोस्त गाड़ी में उसे बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। की रहने वाली है। ये पहले अपने माँ बापों से अनबन करके दिल्ली में रही, फिर दिल्ली से बदरपुर रही, फिर इसकी दोस्ती एक सागर नाम के लड़के से फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हो गई। इसको फ़ोन करके 3-4 तारीख को इसको बुलाया और फिर इसको अपने ट्वेल पे लेके गया। फिर वहाँ से गांव के और भी बच्चे आ गए थे और इसको जो है फिर हमारे पास परसों ये हमारे पास दरख्वास्त देने के लिए आई है अपने वकीलों के साथ। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सच्चाई जो है हम तो कितने समय से ये टाई अप में थे लड़के लड़की? ये करीब 3-4 महीने से थे। ये शादी के लिए कह रही थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी, ये इसने बोला था। शादी के लिए इसने हाँ भी भर दी थी, मगर फिर इन्होंने जो है शादी के लिए मना कर दिया। तो बताया गया कि जंगलों में ले जाया गया होटल से अपहरण करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव रामगढ़ में लेके गया था अपने ट्वेल पे, फिर उधर उसका भाई आ गया समुंदर, वो फिर लेके गया। उसके दोस्त कितने थे कितने नहीं थे जांच। महम की लॉकडाउन को लेकर महम पुलिस अब सख्त हो गई है। बेवजह बाजार में घूमने वालों या बिना इजाजत वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। महम कस्बे लॉकडाउन के दौरान भी काफी भीड़ भाड़ रही है बाजारों में, लेकिन ये भीड़ ग्राहकों की नहीं बल्कि ग्राहकों के इंतजार में उन दुकानदारों की होती है जिनको दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे सभी दुकानदार परिवार के सदस्यों के साथ अपनी अपनी दुकानों के बाहर आकर बैठ जाते हैं या फिर गली में खड़े हो जाते हैं, जिससे बाजार में भीड़ दिखे और भीड़ की आड़ में ग्राहकों को दुकान का शटर उठाकर सामान बेचते हैं। शुक्रवार को महम पुलिस सख्त हुई और एसएचओ कुलवीर सिंह व सिटी इंचार्ज सुरेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ बाजार में पहुंची और भीड़ को
तितर बितर किया है। एसएचओ महम ने ऐसी सभी दुकानदारों को घर भेज दिया जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। एसएचओ के इस कदम से महम के बाजारों में भीड़ कम हो गई। वहीं पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को समझाया तथा ताश खेल रहे लोगों को पकड़ा और उनको लॉकडाउन का उल्लंघन में मास्क नहीं लगाने का केस भी दर्ज किया। एसएचओ कुलवीर सिंह ने सभी लोगों को कोविड महामारी से बचने के लिए कहा कि मास्क लगाएं, भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। ये अपने घर में रहो, मास्क लगाएं, अपनी दूरी रखें और बेवजह बाजार में ना घूमें। जो ये आम लोग घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही हैं, ये कोई बीमार है, कोई दवाई लेने आया है, कोई दूध वगैरह है, सबकी चेकिंग सख्ताई से की जा रही है। लगातार दुकानदार चाबी लेके दुकानों पे आके बैठे हैं। कोई नहीं बैठे, आज सभी को भगा दिया है, सभी को सख्त हिदायत दे दी है। कल भी पर्चा दर्ज करे हैं, चालान काटे, आज भी पर्चा दर्ज करेंगे, चालान काटेंगे। अगर कोई पहले चेतावनी दी जाती है इनको, पहले चेतावनी खास कर लेंगे, इनको चालान काटेंगे। बाजार में भी भीड़ उमड़ रही है, 7-8 चक्कर काटे थे अभी, और जितनी कोशिश होगी उतनी भीड़ को कम करने की करेंगे। उनको बिन मास्क का चालान काटेंगे, मास्क का बिन मास्क बैठे थे इधर। सभी पब्लिक को कह दे अपना सभी मास्क लगा के। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना महामारी भारत देश में अपने पैर पसार चुकी है। वहीं देश में मौतों पर मौतें होती जा रही हैं, अपने अपनों को खोते जा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता चौधरी रणदीप सुरजेवाला एक मसीहा के रूप में नजर आ रहे हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं सुरजेवाला अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सुरजेवाला का कहना है कि मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री इस समय देश व प्रदेश की कोरोना जैसी महामारी में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। उचाना के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये मूलभूत सेवाएं नहीं हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है। मरीज मर रहे हैं, जजपा और बीजेपी के लोग सत्ता का मेवा खा रहे हैं। सत्ता की मलाई लूटने वाले जजपा के नेताओं से सवाल पूछने का समय आ गया है। पूरे प्रदेश के अंदर ना दवाई, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन है, ना ही डॉक्टर है। पूरे देश के अंदर दवाइयों की कालाबाजारी जारी है। मोदी जी और खट्टर जी कहते थे कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। पहला, हर सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल और हर प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक तक मुफ्त में निःशुल्क पीपीई किट्स, हैंड सैनिटाइज़र और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं। दूसरा, चार्ली टोर्नेडो मशीन से आपने देखा, पहले भी उचाना, नरवाना, जींद, हमने ये सारा एरिया सैनिटाइज करवाया, सफ़ीदो, जुलाना इत्यादि। अब फिर चार्ली टोर्नेडो मशीन से अब कैथल होने लग रहा है। विद इन द वीक, 1 हफ्ते के अंदर मशीन यहाँ आ जाएगी और पूरे शहर ये जो हैं हम नए सिरे से कांग्रेस पार्टी की ओर से सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करेंगे। तीसरा, कल सुबह से जींद के लिए और बाकी दोनों ज़िलों में कैथल, कुरुक्षेत्र में हम कर चुके हैं, करनाल तक जा रहा है, मुफ्त ऑक्सीजन सेवा हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको भी कहूँगा, हम सारे डॉक्टरों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहे हैं। जहाँ भी इमरजेंसी है और सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाती, वहाँ कांग्रेस के साथी मुफ्त ऑक्सीजन सेवा उपलब्ध करवाएंगे। ये कुछ कार्य हैं जो शुरू किए हैं। कारण ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की सरकार का यही बैंड बाजा है, क्योंकि वो तो सरकार और शासन छोड़कर भाग गया पीठ दिखाकर। ना मुख्यमंत्री मिलते, उप मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में ही रहते हैं, ज़मीन पर उतरते ही नहीं है, उन्हें टाइम नहीं है किसी से मिलने का। यही उन्होंने इसीलिए शायद सत्ता ली थी। कांग्रेसी कर रहे हैं सेवा और भाजपा जजप्पाई कर रहे हैं, खा रहे हैं सत्ता का मेवा। एमएलएस के फ़ोन बंद हैं, मंत्री भाग गए हैं, अपने अपने घरों में डूब के बैठे हैं, ना सांसद मिलते ना कोई और। मुख्यमंत्री जी एक दिन जींद आए थे, ना आते तो शायद अच्छा था, क्योंकि 8 घंटे तक। बात करेंगे रोहतक की। पीजीआई रोहतक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद एक एम्बुलेंस में एक साथ 7 शवों को ले जाते कैमरों में कैद हो गए। एक एम्बुलेंस में एक के ऊपर एक 7 शवों को रखकर ले जाया जा रहा था। शायद मानवता ही अब खत्म हो चुकी है। कैसे एम्बुलेंस में शवों को ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई सामान हो। वहीं से एम्बुलेंस चालक से सवाल किया तो उसने बताया एम्बुलेंस में 7 कोरोना शव हैं। वह इसी प्रकार रोजाना 7 से 8 शवों को ले जाया जाता है। इसी तरह पीजीआई में कोरोना की दूसरी लहर में अब तक
तक 903 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के कारण पीजीआई में 19 मौतें रोहतक जिले से हुई हैं। रोहतक में दर्जन भर से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौतें हो रही हैं। पीजीआई प्रशासन ने माना है कि 1 से 2 शव रोजाना एम्बुलेंस में ले जाते हैं। कोरोना मृतकों का समय पर दाह संस्कार किया जा सके इसलिए 2-3 को एक साथ ले जाना पड़ता है, मगर सच्चाई से परे ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। एक एम्बुलेंस में 7 शवों को ले जाने पर पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि पिछले कोरोना की बजाय दूसरी लहर ज़्यादा भयावह है। जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं उसमें नौजवान ज़्यादा है। अभी तक दूसरी लहर में पीजीआई रोहतक में 903 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसका कारण लास्ट में पीजीआई में आना है। इनकी हालत बहुत गंभीर होती है, इस वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लोगों को मास्क और उसे दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। एक एम्बुलेंस में 7-8 शवों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में 1 से 2 ही कोरोना से हुई मौतों के बर्फ के शवों को ले जाते हैं। पिछले दिनों एक दिन में 15 तक मौतें हुई थी। शमशान भूमि में दाह संस्कार किया जाता है ताकि समय अनुसार किया जा सके। पहले शिफ्टा वाइज है, जैसे हमारी शिफ्ट है अभी मॉर्निंग है, इवनिंग का पता नहीं होगा। इनके पास होता रिकॉर्ड, कभी 7 है, कभी 5 है, कभी 4 है, जैसे शिफ्ट वाइज जाती है। गाड़ी में 7-8 जाते हैं। हाँ 7 भी, कभी जैसे कम भी हो जाती है, जैसे 5 भी 4 भी, जैसे जितने एक्सपायर होते हैं। लेकिन डेड बॉडी ऊपर रखी हुई है। हाँ जी, डेड बॉडी के ऊपर डेड बॉडी रखी हुई है। फिर जैसे एक जाएंगे तो रास्ता भी तो लंबा है, लगभग 20 किलोमीटर है, तो एक बॉडी अगर एक लेके जाएंगे तो शाम तक। इसमें हमारे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। अभी तक 903 जो हमारे रिकॉर्ड कहता है, जब से ये कोरोना की वेव शुरू हुई है और आज तक 903 मृत्यु हो चुकी हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजॉरिटी में मरीज़ आते हैं उनमें मॉडरेट टू सीवियर डिग्री के होते हैं। जब जैसे बाहर से सब इलाज करवाने के बाद बाहर से हाथ खड़े हो जाते हैं तब मरीज़ हमारे पास आता है, और ऐसी स्थिति में आता है कि जब वो स्थिति काफ़ी काबू से बाहर हो जाती है, लंग्स जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बचा पाना। बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।